Unwall Pacific. हेलो बच्चों, आई एम राम। और आज हम लोग फिजिक्स का इलास्टिसिटी चैप्टर जो लास्ट में छोड़ा था हमने पॉइजन रेशियो तक, उसको अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट ब्रीफ में आपको बता दूं उस लेक्चर का पूरा ब्यूरो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेस से, है ना। सबसे पहली बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था डिफॉर्मिंग फोर्स से, कि हमने एक रॉड लिया, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। वो इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट कर रही है। तो जो इलोंगेट कर रही है यानी कि इसको डिफॉर्म कर रही है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स था। जब हमने फोर्स को हटाया, वापस आ रहा है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है। वापस आ रहा है तो हमने बोला इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, उसको बोला था हमने रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ये अपनी वापस इनिशियल पोजीशन गेन करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्ट्रेस। स्ट्रेस 3 तरीके का, स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेस। उसके बाद में हमने स्ट्रेन पढ़ा। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन, डेल्टा L/L, डेल्टा V/V, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। स्ट्रेन भी 3 तरीके का, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेस, एज वी नो। सो नाउ उसके बाद में हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक ने क्या बोला? हुक ने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बहुत जरूरी था। विद इन इलास्टिक लिमिट हमारा जो भी स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हुक्स लॉ ने बोला। उसके बाद में हमने बोला कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक ई आता है, जिसको हमने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने तरीके का हुआ? 3 तरीके का। 3 तरीके का कौन? स्ट्रेस। 3 तरीके का स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरीके की। पहली यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। ये 3 तरीके की, वाई, बी एंड नीटा, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट में। उसके बाद में हमने एक छोटा सा डायग्राम भी देखा था, एफ वर्सेस डेल्टा एल। फोर्स लगा रहे हैं, एलोंगेट हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, एलोंगेट हो रहा है। तो फोर्स और एलोंगेशन के बीच में जो वेरिएशन आया था वो अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद में एक हमने टॉपिक पढ़ा था पॉइजन रेशियो। अब मैं उस पॉइजन रेशियो को थोड़ा सा रिलेट करके समझा के उसके 1-2 क्वेश्चन करा के देन फिर आगे बढ़ता हूं, और बहुत सारे हम आज ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। सो पॉइजन रेशियो, अब मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास ये कोई एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है, इस पे इसकी लेंथ L मान लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A मान लेता हूं। इस पे मैं इस तरफ से फोर्स लगा के इसको F फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के मैं खींचता हूं। ये बारी आ गया है ना, मैंने ज्यादा खींच लिया, बट कोई नहीं, ये ऐसे भी हो जाता है। तो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं F, और ये ऐसे 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 इलोंगेट हो रहा है, डेल्टा L इलोंगेट हो गया है। इलोंगेट हो गया मतलब इसमें स्ट्रेस आ चुका है, स्ट्रेस आया तो इसमें स्ट्रेन भी आ चुका है। बट मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और मैं सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं। आप क्वेश्चन देखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लेते हैं ऐसा रोड है ना, इसकी लेंथ L दे रखी है, इसका क्रॉस सेक्शनल जो ये एरिया है ये A दे रखा है। अब मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं F, है ना। और जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये एलोंगेट हो रही है। इसको एलोंगेशन को व्हाइट से दिखा देते हैं कि ये ऐसे करके और इतना मान लेते हैं एलोंगेट हुई। और ये जो एलोंगेशन है लेंथ में, इसको बोलेंगे डेल्टा एल। मैंने मान लिया कि इतना सर जो है वो एलोंगेट हो चुका है। अब अगर इतना एलोंगेट हो चुका है तो मैं अगर इसको वैसे देखूं नॉर्मल व्यू से, तो मैं देख रहा हूं कि इसका पहले जो वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम था वो था A इंटू एल, है कि नहीं। आफ्टर एलोंगेशन जो वॉल्यूम आया, आफ्टर एलोंगेशन जो वॉल्यूम 1 बोल देता हूं, वो आया A इंटू एल प्लस डेल्टा एल। लेंथ जो है वो टोटल ए एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, और एरिया ए तो वॉल्यूम। अब मैं देख रहा हूं वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, डेल्टा वी इंक्रीज हो गया है। बट ऐसा नहीं होता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। उसके लिए हम पॉइजन रेशियो पढ़ते हैं। पॉइजन रेशियो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में कोई एक ऐसी, मान लेते हैं रोड है ना, ऐसी एक रोड है जिसकी लेंथ मैंने एल ले ली है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कुछ ऐसा ए ले लिया है, कुछ ए ले लिया है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायामीटर है वो कैपिटल डी है। अब मैं क्या करता हूं? इस पे एक फोर्स लगाता हूं एफ। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो मैं देखता हूं इसकी लेंथ इंक्रीज हुई,
इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन इसकी जो विड्थ है, जो इसका ये डायामीटर है, ये कम होने लग गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम पेन को खींचोगे, उसकी लेंथ बढ़ रही है तो उसकी मोटाई कम हो रही होगी। अगर तुम फोर्स लगा के उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी मोटाई कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। रबर लेके आप देखना, उसको जैसे फैलाओगे रबर का मोटाई जो है वो कम हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा। विड्थ कम हो रहा है, इसका मतलब वो थोड़ी देर बाद ऐसा दिखा हमको, आफ्टर एलोंगेशन, आफ्टर डिफॉर्मेशन वो ऐसा दिखा कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो चुका है एलोंगेशन डेल्टा एल का, लेकिन डायामीटर में चेंज हुआ है डेल्टा डी का, डायामीटर कम हो गया। जब डायामीटर कम हो चुका है तो हमने देखा कि अच्छा, अब वॉल्यूम तो सेम रहेगी, है ना, इधर से पतला हो गया, इधर से लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पॉइजन रेशियो आता है सिग्मा बराबर, ये बोलता है कि लेटरल स्ट्रेन, क्या, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर लो। पॉइजन रेशियो बोलता है कि आप लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर लो, आपका पॉइजन रेशियो सिग्मा आ जाएगा। यानी कि सिग्मा बराबर लेटरल स्ट्रेन, इनके बीच में स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब ही होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, डेल्टा डी का, डेल्टा डी का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन डी, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वी ऑल नो डेल्टा एल बाय एल, वी ऑल नो डेल्टा एल बाय एल। तो ये डेल्टा एल बाय एल आ गया। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आएगा सिग्मा इक्वल टू, अच्छा यहां पे एक साइन आएगा माइनस का, कोई बताएगा क्यों आ रहा है माइनस? डज एनीवन नो व्हाई वी पुट माइनस बिफोर डेल्टा डी? हमने इसलिए पुट किया है क्योंकि डेल्टा एल के अंदर तो ये एलोंगेशन हो रहा है, पॉजिटिव आ रही है लेंथ, लेकिन डायमीटर कम हो रहा है, कम हो रहा है। आप जब भी डेल्टा डी निकालोगे तो ये आता है D2 माइनस D1, डेल्टा डी मतलब चेंज इन डी, चेंज इन डायमीटर, और वो आएगा D2 माइनस D1, और D2 जो होगा, अगर मैं इसको D1 मान लूं, ये छोटे वाला D2 होगा, तो D2 कम है D1 से, इसलिए ये डेल्टा डी माइनस में आएगा। बात समझे मेरी, क्या हो रहा है कि D2 कम हो गया, डायमीटर कम हो गया ना, तो D2 माइनस D1 माइनस में आएगा ऑलवेज, क्योंकि D1 ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एक माइनस लगा दिया। अब इसको अरेंज करूंगा थोड़ा सा, तो माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, नीचे आ जाएगा डेल्टा एल, एल चला गया ऊपर, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका पॉइजन्स रेशियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइजन्स रेशियो का एक फॉर्मूला बन चुका है, और वो अब आपको दिख रहा है कि वो दिख रहा है सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, और नीचे आ जाएगा डेल्टा एल, एल आ जाएगा ऊपर। ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, ये हमने थोड़ा सा देखा। अब इस पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड एक रिलेशन आता है, उसका टॉपिक का नाम ही है रिलेशन बिटवीन वाई बीटा नीटा सिग्मा। सब जानते हैं क्या क्या है, एक बार सब कमेंट बॉक्स में लिख लो क्या क्या है। वाई जो है वो यहां पे हमारा क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नीटा क्या है, नीटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सिग्मा क्या है, अभी अभी पढ़ के आया, पॉइजन्स रेशियो है। तो इसके लिए आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सीधा रटना है, याद रखने हैं। वाई बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, एक तो ये हो गया फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला याद करना है वाई बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, कौन कौन सा, वाई बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, और वाई बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम क्वेश्चन कुछ कुछ करने वाले भी है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की, है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि आपको क्वेश्चन में दिया है किसी मटेरियल का आपको यंग्स मॉडुलस दे दिया 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको दे दिया यंग्स मॉडुलस दे दिया है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी मटेरियल का आपको बल्क मॉडुलस दे दिया 2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
आपको बल्क मॉडुलस दे दिया है, आपको यंग्स मॉडुलस दे दिया है, और आपको पूछा गया है कि फाइंड 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 सिग्मा एंड नीटा। सिग्मा एंड नीटा, सिग्मा क्या है? पॉइजन्स रेशियो। नीटा क्या है? नीटा है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये दो आपको निकालने हैं। जल्दी से इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल के जो भी आंसर आए वो हमें बताइए। चलो तो हम लोग आंसर करते हैं इसको, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा, अच्छा हमको दो फॉर्मूले पता है। पहला फॉर्मूला, पहला पहला फॉर्मूला y बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। यहां से बीटा पता है, y पता है, सिग्मा निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूला को थोड़ा बहुत रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चा लोग। फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो y इक्वल टू 3 बीटा माइनस 3 इंटू 2 6 बीटा इंटू नीटा, है ना। तो इस पूरे को उठा के इधर ले आ रहा हूं, y को इस तरफ ले जाता हूं, इस पूरे को उठा के 6 बीटा सिग्मा इक्वल टू इस y को उधर ले जाता हूं, तो 3 बीटा माइनस y। ये थोड़ा सा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हाँ। तो बेसिकली ऐसा आ रहा है, यहां से सिग्मा का फॉर्मूला आएगा 3 बीटा माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6 बीटा। ये फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा निकालने का, अगर आपको बीटा और वाई दिया हो। बस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आपको वैल्यूज दे रखी है, तो यहां से सिग्मा आएगा 3 इंटू बीटा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 माइनस यंग्स मॉडुलस 8 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 6 टाइम बीटा। बीटा की वैल्यू फिर से 2 इंटू 10⁻8। यहां से 10⁸ कॉमन लोगे, ऊपर से भी 10 नीचे से भी 10 कट जाएगी। मैं काट नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कट जाएगी। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस ये तो कट गया, यहां पे बचा 8, ये भी कट गया, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12, और ये तो कट गया। 10⁸ जो है वो कट गई, 10⁸ ऊपर नीचे कट गई। यहां से आपका सिग्मा आ जाएगा 6 माइनस 8 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 12, ये कटा इसमें 6 टाइम, ये आ गया आपका -1/6। सिग्मा की पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गई -1/6। यानी कि हमारा एक तो जो काम है वो हो गया है, सिग्मा निकल गया है। अब हमारा ये काम है कि नीटा कैसे निकलेगा। तो अब देखते रहिए, नीटा के लिए फिर से दूसरा वाला फॉर्मूला है एक, y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास में है। y पता है, सिग्मा पता है, नीटा निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, मैं लिखूंगा y डिवाइडेड बाई 1 प्लस सिग्मा और डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू नीटा। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? ये मैंने जो रीअरेंज करा है, जिसको समझ नहीं आया वो कॉपी में लिख के और 3-4 बार ट्राई करें, समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ भी नहीं किया। इस पूरे को उठा के नीचे ले गया, इस 2 को भी नीचे ले गया, नीटा बराबर y/2 और ये भी नीचे, तो y/2 ये भी नीचे, या 1/2 y/1 प्लस सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, नीटा आ जाएगा आपका 1/2, y की वैल्यू है आपकी 8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 प्लस सिग्मा, तो 1 और सिग्मा की वैल्यू आई 1/6, ऐसा आ जाएगा माइनस का, -1/6, है ना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/6 5/6 होगा। 1 माइनस 1/6 5/6 होगा। तो 5 नीचे लिख रहा हूं, 6 ऊपर लिख रहा हूं। 2 का 6 में गया 3 टाइम, 3 इंटू 8 24, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁸, और ये होगा आपका 4.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपका नीटा की वैल्यू। ये आंसर है। तो आपकी नीटा की वैल्यू आ गई है 4.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। दोनों वैल्यूज जो है वो आपको मिल चुकी है, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमको ये फॉर्मूले यूज करने थे। एक और क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं, आपको खुद से करना है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है, पॉइजन्स रेशियो पे है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी the bulk modulus of elasticity
of a material is 2 into 10 to power 8 Newton per meter square, and modulus of elasticity is 6 into 10 to power 8 Newton per meter square. Find out Poisson's ratio. Find out Poisson's ratio of the material. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो क्या क्या दिया गया है. तो क्वेश्चन के अंदर हमको एक तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दी उस मटेरियल की, कितनी दी है 2 इंटू 10 टू पावर 8. साथ ही साथ आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है, यानी कि नीटा की वैल्यू दे दी है बेसिकली. तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. तो क्वेश्चन में एक तो बीटा गिवन है और एक नीटा गिवन है. निकालना क्या है, सिग्मा निकालना है. y की वैल्यू दी है क्या, y के बारे में कुछ भी नहीं दिया. y के बारे में कुछ भी नहीं दिया, यानी कि यंग मॉडुलस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. अब हमको निकालना है सिग्मा. हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला है y बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा. दूसरा फॉर्मूला है y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा. ऐसे दो फॉर्मूले हैं, लेकिन y तो कहीं चाहिए ही नहीं फॉर्मूले में. देखो इसमें तीन चीजें है, y है, बीटा है, नीटा सिग्मा है. बट बीटा और सिग्मा को यूज करेंगे, y निकालेंगे जो कि चाहिए नहीं. इसमें भी देखो नीटा है और ये है, लेकिन y नहीं है. तो दोनों फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, दोनों फॉर्मूले को मैं पर्टिकुलरली यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि ये भी y है, ये भी y है, तो y को y के बराबर कर सकता हूं. यानी कि मैं ऐसा तो कर सकता हूं ना, यानी कि मैं ऐसा तो कर सकता हूं, यानी कि मैं ऐसा तो कर सकता हूं कि इस y को इस y के बराबर कर दूं, यानी कि 3 बीटा 1 माइनस 2 टाइम ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा. ऐसा तो कर सकता हूं. तो मुझे बीटा पता है, मुझे नीटा पता है, सिग्मा निकालना है, ऐसे कर सकता हूं मैं अरेंज. तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं. 3 बीटा माइनस 6 बीटा सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा प्लस 2 नीटा सिग्मा. कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है. ब्रैकेट जो है वो मैंने ओपन कर दिया. नीटा वाली चीजें एक तरफ ले जाएंगे और बाकी वाली चीजें एक तरफ. तो इस सिग्मा 6 बीटा सिग्मा को इस तरफ ले जाऊंगा और 2 नीटा को इस तरफ लाएंगे. तो बनेगा 3 बीटा माइनस 2 नीटा इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2 नीटा इंटू सिग्मा. यहां से 6 बीटा सिग्मा है, इसको उस तरफ ले गया, कॉमन ले लिया. यहाँ पे 2 नीटा सिग्मा 6 बीटा सिग्मा, सिग्मा कॉमन लिया तो ये ऐसा आ गया. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा. सिग्मा आएगा 3 बीटा माइनस 2 नीटा डिवाइडेड बाई 6 बीटा प्लस 2 नीटा. तो ये आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है. जब आपको बल्क दे रखा हो, है ना, बल्क मॉडुलस दे रखा हो, नीटा दे रखा हो और सिग्मा निकालना हो. अब तो बस आसान हो गया है, अब तो बस आसान हो गया है. तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सिग्मा निकालेंगे. सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा आएगा 3 बीटा. तो 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर 8, 2 इंटू 10 टू पावर 8 माइनस 2 टाइम ऑफ नीटा, नीटा दिया है आपको 6 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू बीटा की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 8 प्लस 2 टाइम नीटा 6 इंटू 10 टू पावर 8. 10 की पावर 8 कॉमन ले लो, कट जाएगा. तो ये बचेगा 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू 2 12. तो ये आएगा माइनस 6/24. ये कटेगा -1/4, यानी कि सिग्मा की वैल्यू हो गई -0.25. सिग्मा की वैल्यू हो गई -0.25 आंसर. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था. पॉइजन्स रेशियो पढ़ा दिया है मैंने. इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए. बाकी आप लोग अलग अलग बुक से, मॉड्यूल से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो. अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ग्राफ. ग्राफ
जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग ग्राफ के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। ग्राफ के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। हम तीन चीजें पढ़ते हैं, वीटी, एटी, एक्सटी, ये सब ग्राफ पढ़ते हैं। बट हमको जब भी ग्राफ पढ़ना है तो हमको ये जरूर देखना चाहिए कि ग्राफ जब हम देख रहे हैं, पहली चीज तो ये होती है ग्राफ किस किस के बीच में देख रहे हो, उनका रिलेशन कैसा है। और दूसरा चीज ये है कि जब भी ग्राफ पढ़ते हो, ग्राफ को पढ़ने का तरीका क्या है। अब वही मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाए, और वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, आई विल अश्योर यू, है ना। तो बेसिकली जब भी मैं ग्राफ की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर ग्राफ को देखना है तो दो चीजें देख लो। ग्राफ को देखना है तो दो चीजें देख लो। पहली चीज क्या? पहली चीज कि आप ग्राफ का स्लोप देख लो। क्या देख लो? स्लोप देख लो। दूसरी चीज, अगर ग्राफ को देखना है तो उसका एरिया देख लो, उससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है। हर ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस पे कुछ दिया रहेगा, एक वाई एक्सिस पे दिया रहेगा। जैसे हमने लास्ट वाला जो एक ग्राफ पढ़ा था वो हम वापस से पढ़ेंगे। वो ग्राफ हमने पढ़ा था फोर्स वर्सेस एलोंगेशन, डेल्टा एल। उसमें डेल्टा एल एक्स एक्सिस पे था और फोर्स वाई एक्सिस पे था। यानी कि ग्राफ के अंदर एक एक्सिस तो होगी आपकी एक्स, एक एक्सिस होगी वाई, इनके बीच में कहीं ऐसा कुछ लाइन या कर्व या जो कुछ भी दिया होगा। इसको अगर देखना है तो इसमें एक स्लोप देख लो और एक एरिया देख लो। या तो स्लोप कुछ देगा या एरिया कुछ देगा, तो या तो स्लोप देख लो या एरिया देख लो। अब स्लोप के फॉर्मूले क्या क्या है, तो मान लो, मानते तो आए हैं हम लोग अब तक मान लो ये एक्स एक्सिस, मानना क्या है ही वो, ये वाई एक्सिस है ना और ये अपना ओरिजिन हो गया। यहां से मान लो मैं एक लाइन खींचता हूं, है ना, और ये जो लाइन है इसका मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा है फ्रॉम एक्स एक्सिस। में भी हो सकता है वाई से हो सकता है एक्स से हो, बट मैं एक्स से ले रहा हूं अभी के लिए ना। और ये कुछ ऐसा लाइन है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो मेरे को दो चीजें चाहिए, y2 चाहिए एक, और एक मान लेते हैं कहीं पे y1 दिया है। उसी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग x2 भी होगा और उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x1 भी होगा, है ना। अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे तीन तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मुझे वैल्यूज दी गई है y2, y1, x2, x1, तो मैं बोलूंगा स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पहला फॉर्मूला स्लोप का, कि किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर लो, आपका स्लोप निकल आएगा। दूसरा फॉर्मूला कि अगर वैल्यूज ना दी और थीटा दिया हो तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, ये भी याद रखना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो थीटा है ये हमेशा एक्स एक्सिस से होगा। दिस थीटा इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान, वाई में थीटा दिया है तो इधर 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। स्लोप एक तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा, एक हमारा स्लोप होगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा। स्लोप tan थीटा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि तीसरा तरीका क्या है। तो मान लो कभी कभार आपको y की कुछ इक्वेशन दे दी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ इक्वेशन दे दी, फंक्शन ऑफ इक्वेशन दे दी, है ना। तो इस केस में जब भी स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप ऑलवेज आएगा dy बाई dx। इसको मैं समझाने वाला हूं कैसे। तीसरा फॉर्मूला dy बाई dx कर लो, आपका स्लोप आ जाएगा। dy बाई dx कर लो। अब मैंने किया कुछ नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा तो ये जो होता है ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बेसिकली मैंने इसी को यूज किया है। अगर मान लो मेरा y1 इधर है और मेरा y2 इधर है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1। अगर छोटा सा डिफरेंस है, मान लो ये आ रहा है, ये y1 है और ये y2 है, तो इन दोनों के बीच का छोटा सा डिफरेंस जिसको मैं dy ले रहा हूं, तो वही फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं dy बाई dx। ये छोटा सा डिफरेंस है, ये बड़ा सा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस आएगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। छोटा डिफरेंस आएगा dy बाई dx करना है। y अगर दिया हुआ है, y का एक बार डिफरेंशिएशन कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो आपका स्लोप हो जाएगा। और ये सब हम एक्सटीवीटी ग्राफ में पढ़ते हैं।
तो ये तीन तरीके बेसिकली स्लोप निकालने के। एक स्लोप निकालने का तरीका है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, थीटा दिया है तो tan थीटा, या स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट कर लो। एरिया निकालना है, एरिया तो बड़ा सिंपल है साहब, अगर ये लेंथ a है ये लेंथ b है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया होगा a क्रॉस b, a इंटू b। अगर ट्रायंगल दिया गया है, ये लेंथ मान लो l है और ये लेंथ जो है वो r है, तो आपका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू l इंटू r। तो एरिया तो बड़ा सिंपल है, क्या देगा वो अपन धीरे धीरे जो है वो कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं अलग अलग जो है वो ग्राफ्स पे जाता हूँ। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एरिया पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और आपको स्लोप पता होना चाहिए बेसिकली। अब जो भी हम लोग ये एरिया निकालेंगे, वो एरिया इस स्ट्रेट लाइन से लेके एक्स एक्सिस तक का जो शेडेड डाउन एरिया है, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे नीचे का एक्स एक्सिस तक का जो भी ये शेडेड है, ये एरिया कैलकुलेट करना होता है, इसी को बोलते हैं एरिया। तो लेना कौन सा है ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली एक एक ग्राफ की। हमने सबसे पहला ग्राफ देखा था एफ एंड डेल्टा एल का, एफ एंड डेल्टा एल का। एफ एंड डेल्टा एल का हमने ग्राफ जब देखा तो हमने बोला था कि उसमें स्ट्रेट लाइन आई थी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर ऐसा आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि f और डेल्टा एल के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैं गया था फ्रॉम यंग्स मॉडुलस, फ्रॉम यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस से हमारा फॉर्मूला आया था y बराबर एफ बाई ए जो स्ट्रेस है इंटू डेल्टा एल बाई एल जो अपना स्ट्रेन आया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये चीज अपनी आई थी। अब हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि y बराबर एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल आ रहा है, यहां से f और डेल्टा एल में रिलेशन निकालना है। तो इस डेल्टा एल को इधर ले आऊंगा, y को इधर ले जाऊंगा, तो डेल्टा एल आएगा f इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। और f और डेल्टा एल में निकालना है, f को सिंगल करना है, तो मैं पूरे को इधर ले आऊंगा, तो यहां से f आएगा इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसको मैं बिल्कुल ऐसे रिलेट कर सकता हूं कि ये y बराबर एम एक्स प्लस जीरो है। y बराबर, अगर मैं लिखूं y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो y की जगह पे f आ जाएगा y डायरेक्शन में, m की जगह पे ये आ जाएगा पूरा वो ए वाई बाई एल जो कि स्लोप होगा, x की जगह पे डेल्टा एल लेना है, c अपना जीरो है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ये फोर्स, ये डेल्टा एल, और ऐसा ग्राफ आया था जिसमें ये जो स्लोप है इसका वो होगा ए वाई बाई एल, ऐसा कुछ आया था। अब अगर कभी कभार हमसे पूछ ले कि फोर्स और डेल्टा एल के बीच में थीटा फाइंड करना है, तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है, और स्लोप ये रहा, यानी कि टेन थीटा इक्वल होना चाहिए ए वाई बाई एल के। यहां से अपन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, जो स्लोप होगा वो आ रहा है ए वाई बाई एल, है ना, और स्लोप ही तो टेन थीटा होता है, तो थीटा वहां से पता कर लेंगे। तो एफ वर्सेस डेल्टा एल का ऐसा ग्राफ अपने को मिलता है। अब कभी कभी केस में क्या करते हैं ना, अब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, हाँ ठीक हो गया, तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। फिर से एक बार हुक्स को याद करते हैं। हुक्स ने बोला था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ऐसा हुक्स ने बोला, मुझे नहीं पता, है ना। तो हुक्स ने बोला था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। फिर जब प्रोपोर्शनल हटाया तो हमारा एक आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ऐसा कुछ फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसा होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ये y डायरेक्शन में y बराबर एम एक्स प्लस जीरो, एम एक्स प्लस जीरो, तो m हो जाएगा आपका e, यानी कि स्लोप होगा e।
स्ट्रेस होगा y डायरेक्शन में, स्ट्रेन होगा x डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो थीटा है यानी कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा, m की जगह पे क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो वहां पे जो भी स्लोप आएगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा, ये फॉर्मूला बता रहा है। स्लोप हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब तुम कुछ भी कर लो, y2 माइनस y1 जो है वो स्ट्रेस ही आएगा, स्ट्रेस माइनस स्ट्रेस, बड़े स्ट्रेस में से छोटा स्ट्रेस हटाया, स्ट्रेस ही आएगा। y2 माइनस y1 क्या है स्ट्रेस ही, बड़े स्ट्रेस में से छोटे वाले स्ट्रेस को हमने कम कर दिया है, बट है स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x पे है हमारा स्ट्रेन, यानी कि बड़े स्ट्रेन में से छोटे स्ट्रेन को माइनस कर रहे हैं, बट है वो भी स्ट्रेन है, यानी कि स्लोप आ रहा है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या होता है, ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए मैंने बोला कि स्लोप जो भी होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, स्लोप जो भी होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर से देखना एक बार कि ऐसा, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, ऐसी कुछ लाइन, ये एंगल थीटा है ना, और इसका जो भी स्लोप है वो क्या देगा हमको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। में भी हो सकता है ये यंग्स हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्लोप देगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्लोप देगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्लोप देगा, वो पूरा दे रहा है, वो स्लोप ई दे रहा है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर वो अलग अलग कुछ भी हो देगा वही स्लोप ही देगा। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो भी थीटा एंगल ले रहा हूं, दिस थीटा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम, ऑलवेज टेकन फ्रॉम, ऑलवेज टेकन फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी थीटा ले रहे हैं स्लोप निकालने के लिए, बेसिकली हम स्लोप क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी होगी। तो जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो हम ये जरूर ध्यान देने कि ये एंगल जो थीटा है ये स्ट्रेन एक्सिस से लिया गया हो। कौन सी एक्सिस से, जहां भी स्ट्रेन हो, स्ट्रेन एक्सिस से लिया गया हो। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन है ना, ऐसी कुछ एक लाइन दे रखी है, यहां दिया है 8 इंटू 10⁸ स्ट्रेस दिया है, यहां दिया है 2 इंटू 10⁸, यहाँ पे दिया है स्ट्रेन 0.4 और ये दिया है 0.7, ऐसा कुछ डायग्राम दिया है आपके सामने, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का है, आपको वैल्यूज दी है। फाइंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस बोला है तब भी हम वही करेंगे, अगर बल्क मॉडुलस बोलते तब भी हम वही करते, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते तब भी हम वही करते हैं ना, तो वो अपने को पता चल चुका है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यंग्स मॉडुलस निकालना है तो मुझे ग्राफ दिया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, क्या किया जाए आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या किया जाए। तो मैंने एक चीज देखी कि जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व हो या ग्राफ हो उसमें स्लोप निकाल, क्या निकाल लो, थीटा तो मैंने ऐसे ही लिखा है, निकालना नहीं है, स्लोप निकाल लो, स्लोप जो होगा वही तो होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अब कौन सा है, यंग्स मॉडुलस, यानी कि स्लोप निकाल लो, यंग्स मॉडुलस पता चल जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस के लिए स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला पहला वाला यूज करेंगे क्योंकि वैल्यूज दे रखी है, y2 y1 x2 x1 दे रखी है, तो यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1। अब तो सिंपल हो गया सर, अब तो सिंपल हो गया। तो यंग मॉडुलस स्लोप की जगह पे लिख लेंगे यंग मॉडुलस y2 माइनस y1 8 माइनस 2 6 इंटू 10⁻8 ऊपर जाएगा 8 इंटू 10⁻8 माइनस 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई x2। x2 आ रहा है 0.7 माइनस 0.4, तो ये आएगा 0.7 माइनस 0.4। ऊपर से 10⁻8 को कॉमन ले लो, 10⁻8 कॉमन गया, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.7 माइनस 0.4 0.3, तो 3/10 लिख देता हूँ मैं, 10 ऊपर चला गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फटाफट फटाफट, है ना, ताकि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। 0.7 में से 0.4 गया 0.3, 0.3 को 3/10 लिख रहा हूँ, 3 नीचे 10 ऊपर, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा, है ना। 3 का 6 में गया 2 टाइम, 10 को इधर डिवाइड कर इसकी पावर को बढ़ा दो तो ये y आ जाएगा 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस लिखा होता तो यहाँ पे b कर देते, यहाँ पे नीटा लिखा होता तो यहाँ नीटा कर देते। बात एक ही है, बात एक ही है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अगर आपको वैल्यूज दे रखी है किसी क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से जो है वो आपको आंसर निकालना रहेगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको 2 वायर दे दी, आपको 2 वायर दिए, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है। ये है वायर 1 का ग्राफ, ये है वायर 2 का ग्राफ। आपको पता करना है विच वायर हैज मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, विच वायर हैज मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा, हाँ क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 वायर का आपको ग्राफ दे दिया है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, और आपको पता करना है विच वायर हैज मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आंसर कुछ इस तरीके का कि हम जब भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ देखेंगे तो हम उसमें स्लोप निकालेंगे। एरिया तो निकाले नहीं अब तक, 2 ही चीजें देखनी होती है, या तो स्लोप देखना होता है या एरिया देखना होता है। अब हमने स्लोप निकालना है, एरिया कुछ नहीं देगा ना, हमने उसकी कुछ बात करी है, स्लोप निकालना है। और स्लोप क्या देता है बताने की बात ही नहीं है, ई देता है। ई का मतलब सर क्या होता है, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसने पूछा है विच वायर हैज मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, यानी कि स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। स्लोप किसका ज्यादा होगा, स्लोप उसका ज्यादा होगा जिसका टेन थीटा ज्यादा होगा। टेन थीटा किसका ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा। और थीटा कहां से कंसीडर कर रहे हैं, तो स्ट्रेन वाले एक्सिस से, स्ट्रेन एक्सिस से थीटा कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, यानी कि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगा। थीटा जिसका ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा। अब तो बता सकते हो सर वायर 1 के लिए थीटा 1 छोटा है, वायर 2 के लिए थीटा 2 बड़ा है। थीटा 2 बड़ा मतलब स्लोप बड़ा, टेन थीटा की वैल्यू बड़ी, मॉडुलस बड़ा, यानी कि मॉडुलस ऑफ 2 ज्यादा होगा मॉडुलस ऑफ 1 से। ये ऑप्शन दिख जाए कहीं करेक्ट कर देना, ये ऑप्शन कहीं दिख जाए तो करेक्ट कर देना। तो बेसिकली ये जो है वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इजी है, सब लोग कर सकते हो। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा घुमाया हुआ। इस बार 3 वायर आ रहे हैं, 1 2 3। वायर 1, वायर 2, वायर 3। यहां पे दिया है ऐसा कुछ, है ना। और आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं क्वेश्चन, मैं वो भी दे देता हूं कि ए ऑप्शन E1 ज्यादा E2 ज्यादा E3 से, बी ऑप्शन
E3 ज्यादा है, E2 ज्यादा है E1 से। 3 ऑप्शन, E1 बराबर E2 बराबर E3। फोर्थ ऑप्शन, E1 बराबर E2 नॉट बराबर E3। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको दिमाग लगाना है कौन सा आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत आंसर दीजिए, सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और जिसको नहीं पता वो पता करिए, है ना, मैं बताऊंगा आंसर, वेट करिए थोड़ा सा। हमने बोला कि सर जहां भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन दिख जाए वहां मॉडुलस स्लोप देता है। कौन देता है? स्लोप निकाल लो सर, मॉडुलस पता चल जाएगा। अब अगर स्लोप निकालना है तो मुझे पता करना है थीटा। जिसका थीटा ज्यादा, उसका टेन थीटा ज्यादा, तो उसका स्लोप ज्यादा, तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा। थीटा कहां से लेंगे? मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर रॉन्ग दिया है। वो बोल रहे होंगे कि सर बी ऑप्शन करेक्ट है। सर बी ऑप्शन करेक्ट है, मुझे पता है, बट ये गलत है। बी ऑप्शन गलत है। 3 वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए। सर बोलेंगे सर यहाँ से थीटा देखो ज्यादा है। नहीं, थीटा ज्यादा नहीं है, थीटा हमेशा स्ट्रेन से लेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा 3 वाले का, ये हो जाएगा थीटा 2 वाले का, ये हो जाएगा थीटा 1 वाले का। इसका मतलब 1 वाले वायर का थीटा ज्यादा है, तो E1 ज्यादा होगा, E2 उससे कम, E3 उससे कम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा। बात समझे मेरी? बस ये मैंने चेंज किया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम में भी घुमाया जाता है, मैंने भी थोड़ा सा घुमाया है। स्ट्रेन यहाँ लिख दिया, स्ट्रेस यहाँ लिख दिया, बट आपको थीटा हमेशा स्ट्रेन वाली एक्सिस से लेनी। और मैंने वो ब्रैकेट बना के इंपोर्टेंट करके लिखा है कि हम जब भी थीटा लेंगे एंगल इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस, वो मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो ये कुछ कुछ जो है वो डायग्राम थे, कुछ कुछ ग्राफ थे, उनके बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे क्या क्या ग्राफ जो है वो हम देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, तो बेसिकली अब हम लोग जो है वो कर्व्स की बात करेंगे, है ना। ग्राफ का हमने काफी सारा पोर्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा कर्व पे जाते हैं कि इस चैप्टर में कौन सा कर्व हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो हमने ग्राफ स्टार्ट कर लिए है, कुछ कुछ ग्राफ्स हमने पढ़े हैं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ भी पढ़ा है, जिसमें उसका स्लोप जो आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाना है। स्ट्रेस आ गया यहाँ पे वाई एक्सिस में, और यहाँ पे स्ट्रेन आ गया, है ना। तो इनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो अब कैसा ग्राफ होगा देखो, कुछ इस तरीके का। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं तुमको, है ना। तो बेसिकली मैंने किसी 2 लोगों के साथ में कुछ प्रोमिसेस किए हैं। अब वो 2 लोग कौन कौन है? तो पहला है हुक, जिसने हुक स्लो दिया, और दूसरा प्रॉमिस मैंने किया इलास्टिसिटी के साथ में। इलास्टिसिटी के साथ में पहला प्रॉमिस किया है हुक के साथ, दूसरा प्रॉमिस किया है इलास्टिसिटी के साथ में। जब मैंने 2 प्रॉमिस किए हैं, और मैं अब जो है वो जैसे जैसे हमारा टाइम जा रहा है वैसे वैसे अब टाइम आ रहा है प्रॉमिस तोड़ने का। तो क्या हो रहा है कि मैं सबसे पहले जिससे पहले प्रॉमिस किया उससे मैं पहले प्रॉमिस तोड़ूंगा, और जिससे दोबारा जब मैंने बाद में प्रॉमिस किया है तो मैं उसका प्रॉमिस बाद में तोड़ूंगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक प्रॉमिस किया हुक के साथ, एक प्रॉमिस किया है मैंने इलास्टिसिटी के साथ में, है। अब ये क्या बोल रहा है कि हम अगर कहीं पे स्ट्रेस लगाते हैं तो वहां पे स्ट्रेन जनरेट होगा, ये बात हम सबको पता है ना। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि एक रॉड दे रखी है हमको, जिसकी लेंथ L, कई बार हमने पढ़ा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना। इसको फोर्स F लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये धीरे धीरे डिफॉर्म हो रही है। कुछ इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, डेल्टा L का मान लेते हैं। तो स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस हमको पता है क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। स्ट्रेन हमको पता है क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा L बाई L, ये सबको पता है ना। अब क्या हो रहा है कि मान लो मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ,
सोचो मैं थोड़ा सा इलोंगेट किया और फोर्स रिमूव किया, ये फिर से वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे जाएगी क्योंकि ये इलास्टिक है, क्योंकि ये इलास्टिक है। जैसे ही मैंने फोर्स यहां से हटाया ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे गई, फिर मैं इसको और ज्यादा खींच रहा हूं, इलोंगेट कर रहा हूं, फिर ये वापस जा रहा है। लेकिन लेकिन ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक इलास्टिक लिमिट ना आ जाए। तो यहां पे देखना आप ग्राफ में क्या है कि यहां पे फर्स्ट जो प्रॉमिस किया था वो था कि हुक्स लॉ के साथ में, हुक्स लॉ ने क्या बताया कि अप टू इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वहां पे स्ट्रेट लाइन आती थी। यानी कि ये अगर मैं ओ पॉइंट बोलता हूं तो ओ पॉइंट से लेके एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, यहां तक मेरा फर्स्ट वाला प्रॉमिस जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि मेरा हुक्स लॉ लग रहा है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वो जो भी मटेरियल है फुल्ली इलास्टिक है। मैं यहां तक ए पॉइंट तक अगर मैं स्ट्रेस लगाता हूं तो यहां तक जो भी स्ट्रेन आ रहा है उसकी वजह से ये अपनी वापस इनिशियल पोजीशन गेन कर सकती है, ये बॉडी इनिशियल पोजीशन गेन कर सकती है। अब मैंने कहा नहीं सर थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो मैंने और एलोंगेट करना चाहा, तो एक बी पॉइंट आया। ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, ए से लेके बी तक भी वो इलास्टिक है। ऐसा नहीं है कि अब ए से बाहर चलेगी तो अब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगी, अब भी आएगी, लेकिन ए से बी के बीच में कर्व आ रहा है, यानी कि हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो पहला वाला ए तक फॉलो कर रहा था, पहली प्रॉमिस ए तक फॉलो हो रही थी, उसके बाद में जैसे ही ए से बाहर गए ये वाली प्रॉमिस टूट गई। अब दूसरी प्रॉमिस, इलास्टिसिटी अभी भी बची हुई है, हुक्स लॉ चाहे ना फॉलो कर रहा हो, हुक्स लॉ ओबे ना कर रहा हो, तब भी इलास्टिसिटी बची हुई है, यानी कि मेरा सेकंड प्रॉमिस तब भी चल रहा है। तो बी तक मेरा जीरो से लेके ए तक फर्स्ट प्रॉमिस हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, और ए से लेके बी तक सिर्फ सेकंड जो प्रॉमिस है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि अभी भी ये बॉडी इलास्टिक है, हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रही है, हुक्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी इलास्टिक है। तो पहला वाला जब तक हुक्स लॉ ओबे कर रही है, इस ए पॉइंट को बोलेंगे प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट। और ये जो बी पॉइंट है जहां तक इलास्टिसिटी बनी हुई है इसको बोलेंगे इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट। अब उसके बाद में अगर मैं और स्ट्रेस लगाता हूं, अगर मैं और स्ट्रेस लगाता हूं तो एक पॉइंट आता है बी के जस्ट बाद में, कोई भी पॉइंट ले लो आप, बी के जस्ट बाद में कोई भी पॉइंट ले लो, अगर अब मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको एलोंगेट कर रहा हूं तो अब वो फुली इलास्टिक नहीं रहेगी, अब उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट एलोंगेशन आ जाएगा, यानी कि अब वो प्लास्टिक की तरह फॉलो कर रही है, प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक की तरह फॉलो कर रही है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट एलोगेशन आ जाएगा। अगर मैं सी पॉइंट को देखूं तो अब जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये ओडेस पॉइंट, और ये जो है वो परमानेंट एलोंगेशन आ जाएगा, परमानेंट एलोंगेशन आ जाएगा। अब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, बी तक तो इनिशियल जा रही थी, बी तक इनिशियल जा रही थी, बी के बाद में आप थोड़ा सा भी गए तो वहां पे प्लास्टिसिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, कुछ प्लास्टिक पार्ट आ चुका है, अब वो परमानेंट लॉन्ग हो चुकी है, परमानेंट एलोंगेशन आ चुका है, अब वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे नहीं जाएगी। अच्छा, इस बी पॉइंट को एक और नाम से भी बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना आई इल्ड, मैंने बोला आई इल्ड, इल्ड का मतलब होता है मैं अपना जितना भी एफर्ट लगा सकता था वो लगा दिया, अब मैं हार गया हूं, आई इल्ड, मैं हार चुका हूं। यानी कि इस बी पॉइंट तक हमने इस मटेरियल की इलास्टिसिटी बचाई है, बी पॉइंट तक हमने इसकी इलास्टिसिटी बचाई है, बी पॉइंट के बाद में इलास्टिसिटी चली गई, अब वो फुल्ली इलास्टिक नहीं रहा, अब वो प्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया है, और जब प्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया है तो बी पॉइंट बोलता है कि अब मैं नहीं बचा सका, मैं हार चुका हूं, इसलिए इस बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, इसलिए इस बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। अब हमने बी पॉइंट के बाद में जैसे जैसे गए तो हमने देखा कि उसमें परमानेंट एलोंगेशन आ रहा है, यानी कि ये प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। कब तक? ये अब बी के बाद में पूरा प्लास्टिक की तरह ही बिहेव करेगा एक पॉइंट तक, जिसको मैं बोल रहा हूं डी पॉइंट। क्या बोल रहा हूं? डी पॉइंट। डी पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, यानी कि यहां तक ये मैक्सिमम लोड जो है वो
कंट्रोल कर सकता है या अपने ऊपर झेल सकता है, बेसिकली देखा जाए तो। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, जिसको मैं ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकता हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकता हूँ, कि इसके बाद में अगर तुमने ज्यादा फोर्स लगा दिया या एलोंगेट किया तो वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, वो बॉडी ब्रेक हो जाएगी। और फाइनल में डी पॉइंट के बियॉन्ड एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं बोलूंगा फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि अब वो बॉडी ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है। तो टोटल 5 पॉइंट। ए पॉइंट प्रोपोर्शनल पॉइंट, जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट ही है ये वाली, सॉरी इलास्टिक रीजन ही है। फिर ए से बी तक, ए से बी तक वो वाला रीजन है तो इलास्टिक, लेकिन अब हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, अब वो इलास्टिसिटी बचा रहा है, अभी भी वो वापस आ सकता है बट हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है। बी से लेके बाद में कोई भी पॉइंट आया तो बी के बाद में परमानेंट एलोगेशन हो जाएगा, यानी कि अब वो कंप्लीटली इलास्टिक नहीं रहा, अब उसमें प्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस बी पॉइंट को इलास्टिक पॉइंट भी बोल सकते हैं और यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट मतलब मैं हार चुका हूं, अब मैं इलास्टिसिटी नहीं बचा पाया, अब वो प्लास्टिक बनना स्टार्ट हो गया है, तो इसको यील्ड पॉइंट भी बोलेंगे। डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, बी से लेके डी तक, डी एक ऐसा पॉइंट जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अपने ऊपर सहन कर सकता है कि इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो डी के बाद में एक पॉइंट ई, जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोला। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, कोई एक पॉइंट सी पॉइंट, ऐसे डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हमने 2 प्रॉमिस की थी, फर्स्ट हुक्स ओबे कर रहा था ओ से ए तक, और फिर उसके बाद में ए से बी तक ओनली इलास्टिसिटी फॉलो कर रही है ना। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं आपको, कि ग्राफ के अंदर जो ए पॉइंट है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट। जो ये बी पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पॉइंट, फाइनल इलास्टिक पॉइंट, या इसी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। फिर ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट आफ्टर बियॉन्ड द बी पॉइंट है, जहां पे एक परमानेंट एलोंगेशन हो जाएगा ना। तो बियॉन्ड बी और एट सी परमानेंट एलोंगेशन हो गया है या प्लास्टिक बन गया है, बेसिकली मैं लिखूं तो एट सी प्लास्टिक फील कर रहा है। डी पॉइंट आपका हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, और ई पॉइंट आपका हो गया फाइनल फ्रैक्चर पॉइंट, जब वो टूट चुका है, अब वो बचा ही नहीं है ना। अब इसके अंदर आप देखोगे वापस से, तो ओ से लेके ये ए तक का जो पॉइंट है ये आपका इलास्टिक रीजन है, ओ से लेके ए तक। ऐसे ही ए से बी तक का भी इलास्टिक रीजन है, यानी कि बी तक, ओ से लेके और बी तक पूरा का पूरा अभी भी पार्टिकल इलास्टिक बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। ऐसे ही आप वापस देखो, बी से लेके सी तो एक मिड का पॉइंट है तो कुछ है नहीं, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। और डी से लेके ई तक जो है वो फाइनल, वो आपका फ्रैक्चर रीजन है। उससे ज्यादा, डी से ज्यादा बढ़े तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। यील्ड क्या होता है? यील्ड पॉइंट ये होता है कि सरेंडर कर दिया आपने, आपने बोला कि अब इलास्टिसिटी जो है वो मैं नहीं बचा पा रहा हूं, बी से ज्यादा जाते ही आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कम पड़ जाएगी, इलास्टिक प्लास्टिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ था जो आपको समझना है। प्रोपोर्शनल पॉइंट है, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट है, फिर सी एक ऐसा पॉइंट जहां पे एलोंगेशन ऑटोमेटिक हो गया है, परमानेंट हो गया है, डी पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, और ई पॉइंट इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, ग्राफ बना के रख देता हूं, आपको बस इसको फिल करना है, ठीक है। वापस से स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, ग्राफ ऐसा आ रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि ओबे कर रहा है ए पॉइंट तक, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और ऐसे जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। अब आपको बोलना है कि कौन सा पॉइंट क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये ए पॉइंट है, ऐसे ही ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। तो अपने को पता है ये कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल पॉइंट होगा।
ये बी कौन सा पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट या फिर यील्ड पॉइंट, है ना। सी पॉइंट के बाद में एलोंगेशन स्टार्ट हो गया है, ये ओ डैश परमानेंट एलोंगेशन, डी पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ पॉइंट, ई पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये ग्राफ और आपको आना चाहिए। अब इसके बाद में एक और जो ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मटेरियल्स का, कि मटेरियल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल, और एक होता है आपका ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल और डक्टाइल। अब समझना, अगर मैं इसको एक मटेरियल मान रहा हूं और मैं इसको खींचना स्टार्ट करूं और ये एलोंगेट होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए, ब्रेक ना करें, जल्दी ब्रेक ना करें, ब्रेक करेगा लेकिन जल्दी ब्रेक ना करें। और अगर वो जल्दी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो खींचने पे एलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब वो डक्टाइल है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि गोल्ड, गोल्ड को कितना भी पतला कर दो, खींचते जाओ, उसकी परत बनाते जाओ बनाते जाओ, वो फैलता जाएगा, टूटेगा नहीं। इसका मतलब गोल्ड क्या है, गोल्ड एक डक्टाइल है। ऐसे ही सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर इज अ डक्टाइल। ऐसे ही आप स्टील ले सकते हो, स्टील इज अ डक्टाइल। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम इज अ डक्टाइल। तो ऐसे मटेरियल जो खींचने पे एलोंगेट होते जाते हैं, ब्रेक नहीं करते जल्दी, उसको तो बोलेंगे अपन डक्टाइल। ब्रिटल इसका उल्टा, कि हमने फोर्स लगाया और तुरंत ब्रेक हो गया, हमने फोर्स लगाया और तुरंत ब्रेक हो गया। अगर तुरंत ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब वो ब्रिटल है। ब्रिटल लिटिल, ब्रिटल लिटिल, ब्रिटल लिटिल, लिटिल मतलब छोटा थोड़ा सा। डक्टाइल डक्ट होता है, एसी का डक्ट बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे करके भी आप चीजों को याद कर सकते हो ना। तो ब्रिटल में गिलास हो गया, पानी की गिलास है, हथौड़ा मारो टूट जाएगा। सोने का एक टुकड़ा है, हथौड़ा मारो नहीं टूटेगा, फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। तो ये हो गया ब्रिटल और डक्टाइल। इनका ग्राफ कभी पूछा जाए तो याद रखना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कैसा होगा। तो देखो, ऐसा बना रहा हूं मैं, ऐसा करके ऐसा बना रहा हूं, और एक ऐसा बनाया और ऐसा टूट गया। दो ग्राफ मैंने आपको बना के दिए, एक ग्राफ तो ऐसा है जो जा रहा है, लंबा जा रहा है, और दूसरा ग्राफ एक ऐसा है जो सीधा गया और थोड़ी देर बाद ही टूट गया, फ्रैक्चर पॉइंट नजदीक आ गया। इसका फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है, कहीं दूर है। जिसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब वो खिंच रहा है, वो कंटिन्यू जो है वो एलोंगेट हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो ब्रेक नहीं किया है जल्दी। जो ब्रेक नहीं किया है इसको तो हो जाएगा डक्टाइल का, और जो जल्दी ब्रेक कर गया है ये हो जाएगा आपका ब्रिटल का। बस कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटल का ग्राफ कैसा होगा और डक्टाइल का ग्राफ कैसा होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद में एक कर्व है, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। अब हिस्टेरेसिस कर्व भी बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में होता है, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में होता है। लेकिन इसमें अलग क्या है वो समझते हैं ना। मेरे पास एक रॉड, उसको मैं एलोंगेट कर रहा हूँ फोर्स लगा के, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस आ रहा है, और एलोंगेट हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ हो रहा है, यानी कि स्ट्रेन भी आ गया डेल्टा एल बाई एल। अब मैंने उस फोर्स को रिलीज कर दिया, फोर्स को रिलीज किया तो क्या हुआ, अब ये पार्टिकल इलास्टिक है तो वापस नीचे जाएगा, वापस जाएगा और अपनी इनिशियल पोजीशन गेन करेगा। जब मैंने ऐसा देखा अलग अलग पॉइंट पे, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया और मैंने एलोंगेशन देखा डेल्टा एल, फिर फोर्स लगाया डेल्टा एल देखा, फिर फोर्स लगाया डेल्टा एल देखा, और मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक मैंने ग्राफ बनाया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया। तो कुछ मान लेते ऐसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना, मान लेते हैं ना कि ऐसा ग्राफ बना।
उसके बाद में जब मैंने फोर्स को बहुत ज्यादा लगा दिया है, बहुत ज्यादा एलोंगेट हो गया है, अब मैं उस फोर्स को रिलीज कर रहा हूं। अब जब मैं फोर्स को रिलीज कर रहा हूं तो वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। लेकिन ऐसे गया था, ऐसे करके इस ग्राफ के थ्रू गया था, यहां तक गया। अब मैंने यहां पे फोर्स जब छोड़ा तो अब इसको वापस इसी पॉइंट से आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो जब मैंने यहां पे स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन ऐसा कुछ कर्व मिला, लेकिन जब मैंने फोर्स को रिलीज कर दिया तो मैंने स्ट्रेस को जो है वो रिलीज कर दिया, तो स्ट्रेन धीरे 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 ऐसे करके कम हो रहा है, ऐसे करके। और ऐसा कुछ ग्राफ है आने का। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। बेसिकली ये जाने का है पाथ 1 और ये आने का है पाथ 2। तो इन दिस बेसिकली हिस्टेरेसिस कर्व वी हैव टू पाथ, वन इज गोइंग पार्ट एंड वन इज कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बेसिकली, है ना। अब इस हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम एलोंगेट कर रहे हैं तब का जो ग्राफ है, और जब हम एलोंगेशन वापस छोड़ रहे हैं, फोर्स वापस वो इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, तब का ग्राफ रिट्रेस नहीं करता है। क्या नहीं करता है? रिट्रेस्ड नहीं करता है। पहला अलग ग्राफ है, दूसरा अलग ग्राफ है। दोनों का कर्व जो है वो अलग अलग आ रहा है, एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है, रिट्रेस नहीं कर रहा है। यही हिस्टेरेसिस कर्व है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, हिस्टेरेसिस कर्व में पहले ऐसा होता है फिर वापस ऐसा होता है ना। किसके बीच में? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ज्यादातर आपको ग्राफ सारे मिलेंगे वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में ही मिलेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बात समझ आ गई? पक्का कर लेंगे। कभी कभी पूछेगा कि ये ग्राफ कौन सा है, हिस्टेरेसिस कर्व है। सिंगल भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए थी, और आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे वर्क डन की। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इन, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। या तो हमने स्ट्रेच किया है या स्ट्रेच होने के बाद में। वर्क डन कब होगा? जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं डेल्टा एल, है ना, तो कितना वर्क डन किया, या फिर स्ट्रेच करने के बाद में उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। तो उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे।